नमस्कार, मैं रविश कुमार। बिहार के अररिया जिले में बलात्कार की एक पीड़िता और उसे संभालने वाले दो नौजवानों को कुछ सवाल देने के कारण जेल की सजा हो गई। मजिस्ट्रेट मुस्तफा शाही ने पीड़िता को भी जेल भेज दिया और उसके मददगारों को भी। पटना हाईकोर्ट के वकीलों ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी इस अन्याय के खिलाफ पत्र लिखा। सब इस प्रश्न से जूझते रहे कि बलात्कार की पीड़िता ने अगर प्रश्न ही कर दिया तो उसे जेल कैसे भेजा जा सकता है। क्या अदालत की अवमानना का सवाल बलात्कार की पीड़िता से इतना बड़ा है? खैर, पीड़िता को कुछ दिनों के बाद जमानत मिल गई, मगर उसकी मदद करने वाले दो नौजवानों को आज मिली है सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद से। इंसान को झूठ और गुलाम किया है, इंसान को झूठ और गुलाम किया है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये कर्म है। अररिया में चल रही प्रतिरोध की इस नुक्कड़ सभा में दर्शक के तौर पर एक लड़की भी शामिल थी, बस 22 साल की लड़की। इंसान को झूठ और गुलाम किया है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये कर्म है। उसे नहीं मालूम था कि एक दुःस्वप्न उसका पीछा कर रहा है। ये लड़की किसी तरह 5वीं तक पढ़ पाई, घर में काम करती है, एक सामाजिक संगठन में भी आती जाती है। वो साइकिल चलाना जानती है, मोटरसाइकिल सीखना चाहती है। शायद यही उसका बड़ा गुनाह साबित हुआ, कुछ चाहना। जिस दोस्त पर उसने भरोसा किया, वो 6 जुलाई की रात उसे घर छोड़ने की जगह अचानक बांसों के इस झुरमुट में ले आया। ये जगह एक भयावह अपराध की गवाह हो गई। अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने उसका रेप किया। यहां से इसके बाद उसकी कहानी जैसे हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। इस लड़की की लड़ाई का बीड़ा एक संस्था ने उठाया, जन जागरण शक्ति संगठन। लेकिन लड़ाई आसान नहीं रही। ऐसे मामलों में पीड़िता को जो कुछ झेलना पड़ता है, वो उसे भी झेलना पड़ा। 7 जुलाई को अररिया के महिला थाने में उसकी एफआईआर दर्ज कराई गई। हालांकि उसकी कॉपी उसे नहीं मिली। पीड़िता के मुताबिक 10 जुलाई को लड़की को धारा 164 के तहत बयान देने के लिए बुलाया गया। लड़की अपने मददगारों के साथ थाने पहुंची। उसने देखा कि आरोपी और उसका परिवार वहीं बैठे हुए हैं। वो उससे समझौता करने की बात करते रहे, यहां तक कि उन्होंने उससे शादी का प्रस्ताव भी रख डाला। पीड़िता वहां से निकली और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आई और उसे थाने से कोर्ट के लिए ले चली। अररिया थाने से अररिया कोर्ट के बीच कुछ दूरी है, लेकिन किसी ने इसका ख्याल नहीं रखा कि इस पीड़िता की गोपनीयता बनाई रखी जानी है। कोर्ट तक का ये सफर सरेआम होता रहा, लोग देखते रहे। लेकिन कोर्ट पहुंचने के बाद भी उसकी मुश्किल बाकी थी। कोर्ट में पेशकार के साथ कई लोग थे। उन्होंने सबके सामने उसका बयान लेना चाहा। पीड़िता के साथियों ने विरोध किया और कहा कि बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने होना चाहिए। उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास बयान के लिए ले जाया गया। इससे पहले वो कई घंटे परेशान खड़ी रही, मानसिक तौर पर लगातार उद्विग्न रही। बयान के बाद पीड़िता को एक पेपर साइन करने को कहा गया। पीड़िता ने कहा बयान पढ़कर सुनाया जाए। इसके बाद हुई बहस में पुलिस को बुला लिया गया और पीड़िता के साथ उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन तीनों को अररिया से 250 किलोमीटर दूर समस्तीपुर की दल सिंह सराय जेल में भेज दिया गया। गैंगरेप पीड़िता को उसके 2 मित्र और सहयोगी सोशल वर्कर्स के संग जेल भेज दिया गया। कहा गया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कक्ष में उन्होंने उद्दंडता की थी, कागज छीनने की कोशिश की थी। बात यह है कि पीड़िता की जो मनस्थिति थी उसको इस पूरी प्रक्रिया में ध्यान में ही नहीं दिया गया। तो इस तरह न्याय के लिए पहुंची एक रेप सर्वाइवर और उसके 2 सहयोगियों को सुनवाई से पहले ही जेल मिल गई। उधर संगठन आंदोलन करता रहा, गुहार लगाता रहा। देश के 450 वकीलों ने सामूहिक दस्तखत कर इस मामले में हाईकोर्ट से दखल देने की मांग की। इस बीच ये जानना दिलचस्प है कि पीड़िता के साथ जो 2 अन्य लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो कौन हैं। इनमें से एक है तन्मय। वो जाना पहचाना सामाजिक कार्यकर्ता है, जन जागरण शक्ति संगठन से जुड़ा है।
कभी सफाई कर्मियों को संविधान की शपथ दिलाता है और कभी कोई दूसरा मोर्चा खोलता है। उसे नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से सम्मान भी मिला है। कल्याणी भी सामाजिक मोर्चे पर सक्रिय है, महिलाओं के बीच लगातार काम करती है। वो भी जन जागृति संगठन से जुड़ी हुई है। और अब जानते हैं कि पीड़िता के साथ साथ इन दोनों पर भी क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। धारा 353 यानी किसी महिला पर ऐसा हमला जिससे उसका शील भंग हो या इसका अंदेशा हो। धारा 228 यानी न्यायिक कार्रवाई के लिए बैठे सरकारी सेवक का इरादतन अपमान। धारा 188 सरकारी सेवक द्वारा किए गए आदेश की हुक्मोदूली। धारा 180 सरकारी सेवक द्वारा दिए गए दस्तावेज पर साइन करने से इनकार। धारा 120 भी यानी आपराधिक साजिश और अदालत की अवमानना का कानून भी। इसके बाद कोविड की वजह से अदालतें लगातार बंद चलती रहीं। इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने फौरन अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि उन्हें रिहा किया जाए। इस तरह की हिरासत का आदेश देने की इजाजत नहीं दी जा सकती और यह आदेश पूरी तरह अनुचित है। हमारी जो रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, ये इसलिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा क्योंकि कोविड-19 के दौरान बिहार में जमानत बेल हियरिंग्स तक इस वक्त नहीं हो पा रही हैं कोर्ट में, ना सेशन कोर्ट में ना पटना हाई कोर्ट में। उनकी जमानत को एक्सट्रीम अर्जेंसी नहीं माना गया और बेल एप्लीकेशन की सुनवाई की लिस्टिंग तक नहीं हो पाई। इसलिए हमको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। ये अपने आप में एक गंभीर मुद्दा है कि कोविड-19 के चलते एक्सेस टू जस्टिस, एक्सेस टू रेमेडी क्या रुक सकता है इस तरह, और बेल से ज्यादा एक्सट्रीम अर्जेंसी का क्या मामला हो सकता है किसी भी अदालत के लिए। तो पूरे 25 दिन बाद ये नौजवान लोग रिहा हो पाए हैं। इनके संगठन के हौसले कुछ मजबूत हुए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत शुक्रगुजार हैं, हमारे सभी समर्थकों के, सभी दोस्तों के शुक्रगुजार हैं। अब जब कुछ हद तक जीत हासिल हुई है, हम यही बस कहना चाहेंगे कि अभी भी संघर्ष जारी रहेगा और हमें पूरा यकीन है कि क्योंकि ये लोकतंत्र है तो जीत सच्चाई की होगी, जीत लोगों की होगी और इंसाफ हम सबको मिलेगा। पिछले एक महीने से पूरा संगठन परेशान था, मायूसी छा गई थी क्योंकि एक गैंग रेप विक्टिम की मदद करने की वजह से अगर इस डेमोक्रेसी में लोगों को जेल जाना पड़े तो ये बहुत ही शॉकिंग हो जाता है। हम शुक्रगुजार हैं अपने वकील के और तमाम दोस्तों के जिन्होंने हमारा हौसला अफजाई किया। उम्मीद करनी चाहिए कि दुनिया बदलने का इनका युवा उत्साह भी बना रहेगा। इंसाफ की लड़ाई कई बार कितनी खतरनाक हो जाती है, ये मामला यही बताता है। अच्छी बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फौरन दखल देकर आदेश दिया और ये साबित किया कि हमारी अदालतें अभी भी देश के लोकतंत्र का एक भरोसेमंद स्तंभ हैं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। ये कितनी अहम रिपोर्ट है इस वक्त। आप यूं देखिए कि आप घर बैठे ड्राइंग रूम में लोकतंत्र की बात करते हैं 1.5 GB के डेटा पैकेज से और देखिए कि लोकतंत्र को बचाने वाले कौन लोग हैं, उसे संघर्ष से उसे समृद्ध कर रहे हैं। ये वो नौजवान हैं जिन्हें आप एक शब्द में सामाजिक कार्यकर्ता कहकर कभी निपटा देते हैं, कभी आप नक्सली बता के जेल में बंद कर देते हैं और तरह तरह की जेल यात्राओं से गुजरते हुए ये जो अपने मकसद से निकलते हैं, मकसद को पूरा करने के लिए कि समाज को बेहतर करेंगे, संस्थाओं को थोड़ा अच्छे तरीके से जवाबदेह बनाएंगे, गरीब लोगों की मदद करेंगे, उनकी ज़िंदगी किस तरह की सुरंगों से गुजरती है। दूसरी इस बात को देखते हुए दूसरी बात यह सोचें कि जनता के रूप में आप नागरिकों की क्या हैसियत रह गई है। अगर कोई आपके साथ लड़ने वाला ना मिला तो ऐसी धाराएं खोजकर आपको हफ्तों के लिए जेल में सड़ा दी जाएगी और सिर्फ कह दिया जाएगा कि यह आदेश अनुचित आदेश था। तो कहना कितना आसान है कि अनुचित आदेश है, लेकिन ऐसी कोई सख्त परंपरा नहीं बनती है कि इस तरह के फैसले से पहले जो प्रक्रियाएं हैं, कुछ तो प्रक्रियाएं होती होंगी अदालत की भी कि किन बातों को ध्यान में रखते हुए किस फैसले तक पहुंचना है, उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन 25 दिनों तक के लिए आप एक ऐसे नौजवान को जेल में भर देते हैं, ठूंस देते हैं, उसे मानसिक रूप से तोड़ देते हैं,
जो सिर्फ इतनी सी बात को लेकर अपनी जिंदगी में सारे ऐशो आराम छोड़कर निकला है कि इस संस्था को, लोकतंत्र को समृद्ध करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ये करना भी गुनाह है। सोमवार रात से जारी तेज बारिश ने मंगलवार की सुबह मुंबई में पानी कर दिया। निचले इलाकों की सड़कें पानी से भर गई हैं। नतीजा खूब ट्रैफिक जाम है। गनीमत रही कि दोपहर होते होते बारिश रुक गई, वरना हाई टाइड के वक्त मुसीबत और बढ़ जाती मुंबई में। मुंबई में रात भर जारी बारिश से मालाड हाईवे पर पहाड़ की चट्टानें कुछ इस तरह खिसक कर सड़क पर आ गईं कि वहां मौजूद लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इसके चलते घंटों यातायात बाधित रहा। मुंबई के सभी लो लाइन इलाकों में पानी जमा हो गया था। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही रुक गई। चेंबूर की पोस्टल कॉलोनी में हर साल की तरह इस बार भी घरों में पानी भर गया। घर की हालत आप समझ सकते हैं। आप देखिए कि किस तरह से पानी जो है इतना भर गया है कि सामान को ऊपर रखना पड़ रहा है। और पिछले साल भी हमने यहाँ से कवरेज की थी, तब पानी ज़रूर कम था। तभी भी अगर गुप्ता जी की बात करें तो उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ था। भले फर्नीचर की बात कर लें, मैट्रेस की बात कर लें, हर साल की यही कहानी है। हर साल इसी तरह से पानी अगर भरेगा, और ख़ास तौर पर रात के समय ये हालात शुरू हुए थे, तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने ख़राब हैं। सर से हम खुद बात करते हैं, कितने सालों से ये प्रॉब्लम हो रहा है और इसका सोल्यूशन आज तक आपको किसने दिया है? सोल्यूशन अभी तक कुछ मिला नहीं है। म्यूनसिपैलिटी वाले बोलते हैं लो लाइन, मगर लो लाइन हमने तो नहीं करी है। हाँ, तो हम लोग क्यों परेशान हो? मतलब हमेशा हर साल हम लोग ही मरते हैं। बिल्कुल, हमने एक दीवार बनाई है, वहाँ से तो पानी रुका है, मगर फिर भी दूसरी तरफ से आ जाता है। कुछ जगहों पर पेड़ गिर गए तो सांता क्रूज पूर्व में वकोला में नाले के पास बने 2 मकान ढह गए। एक महिला और 3 लड़कियां नाले में गिर गईं। एक लड़की को तुरंत बचा लिया गया। मौके पर एनडीआरएफ को भी बुलाना पड़ा। इसका जो डेप्थ कहीं कहीं 10 फीट का है और कहीं कहीं 4 से 5 फीट। तो हम भाई बोट के द्वारा जहाँ बहाव ज़्यादा है वहाँ तो हम इसका एंकरिंग करके चला रहे हैं, और जहाँ बहाव नहीं है वहाँ से हम इसको भाई चप्पू के द्वारा, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे ओबियम लगता है, ओबियम हम चला नहीं सकते। कहीं कहीं जो इसका गहराई है वो 5 फीट से भी कम है, तो उसकी ये दिक्कत थोड़ी है। इसलिए उसके बाद बोट के सहारे से और चप्पू के सहारे से हम इसको सर्च कर रहे हैं और लगातार सर्च जारी है। मौसम विभाग ने सोमवार को ही 4 अगस्त और 5 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी दी थी। मुंबई और ठाणे में रेड अलर्ट जारी किया था। मुंबई बीएमसी ने 299 जगहों पर मोटर पंप से पानी निकासी की व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन सब कुछ धरा रह गया। राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे और बीएमसी आयुक्त इकबाल चहल ने सायन में पानी के बीच जाकर हालात का जायजा लिया। अगर आप 10 साल में देखें, जो पंपिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बनाए गए हैं या उसकी विड्थ बढ़ाई गई है, जो फ्लडिंग होता था मुंबई में 2-3 दिन चलता था, वो अभी वाटर लॉगिंग पे आ गया है। मुझे लगता है कि अगली 2-3 सालों में जितनी स्टेट गवर्नमेंट बीएमसी को भी बैक कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मर्ज कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन अच्छा है, एमएमआरडी हो, बीएमसी हो, सारे जो एजेंसीज हैं, तो इस कोऑर्डिनेशन की वजह से ऑफ कोर्स काफ़ी एक प्रॉब्लम का हल निकलेगा। गनीमत रही कि दोपहर आते आते बारिश रुक गई, वरना 12 बजे के बाद समंदर में हाई टाइड था। शहर में हालात और विकट हो सकते थे। मैं इसमें बांद्रा के रिक्लेमेशन पे हूँ और हम देख सकते हैं कि किस तरह से समंदर उफान पे है। समंदर का पानी टकरा रहा है घरों से और किस तरह से उछल रहा है, और पूरा पानी मानो शहर में घुसना चाह रहा है। ये आप देखेंगे तो ये शहर की तरफ है, और ये सामने जो सड़क उस पार आपको दिखाई पड़ रही है वो है मीठी नदी। यानी कि जो शहर का पानी है वो जमा होकर इस मीठी नदी के जरिए समंदर में आता है, लेकिन समंदर अपने आप में उफान पे है, इसीलिए अब न तो समंदर में पानी जा सकता है, उल्टा समंदर का पानी शहर में जा सकता है। ये आलम स्थिति की है। तो जो बारिश का पानी है वो बारिश का पानी लगातार जमा हो रहा है शहर में अलग अलग जगहों पे, सड़कों पे, नालों पे, कहीं कहीं घरों में भी जा रहा है क्योंकि समंदर में जा नहीं पा रहा है। शाम होते होते मौसम साफ हो गया और सबने चैन की सांस ली, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने 5 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी दी है। मुंबई और कोंकण के इलाकों में आने वाले 24 और 48 घंटे में मूसलाधार बरसात होने की संभावना है। हवाएं तेज रहेगी। मच्छीमारों के लिए फिशरमैन वार्निंग है, कोस्टल वार्निंग है, पोर्ट वार्निंग भी जारी किया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते लंबे समय से बंद सड़क के दोनों तरफ की दुकानों को 5 अगस्त से एक साथ खोलने की छूट मिली है, लेकिन भारी बारिश का अलर्ट कहीं सबकी खुशी पर पानी न फेर दे। मुंबई से सोहित मिश्रा और कैमरामैन प्रवीण रोहित और संतोष नागवेकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
सुनील, मेरा आपसे यही सवाल है। पिछले 3-4 महीनों से आप सभी से इंटरैक्ट करते हुए मैं यही समझ पाया हूं कि ये महानगर जीता कैसे है, चेतावनियों और बचाव कार्य के बीच जीता है। तो क्या इसे अपनी इस तरह के आपदाओं को लेकर इसके भीतर कोई सिस्टम बन पाया है? देखिए रवि जी, इसके पहले कि आपकी उस बात का जवाब दूं, मैं दरअसल इसमें सांताक्रूज में वकोला में जहां मकान ढह गया था नाले में, 4 लोग लापता हो गए थे। एक बच्ची को तुरंत बचा लिया गया था, 3 थे और लापता, उसमें एक महिला को निकाल लिया गया है। और यहाँ एनडीआरएफ अभी भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ का चल रहा है। एक बच्ची जो है कि जिंदा बचा ली गई थी, एक बच्ची का शव मिला है छोटी, और जो महिला थी उनका भी शव मिला है। एक और बच्ची की तलाश हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मकान बने रहते हैं, कैसे यहाँ का पूरी संरचना है, कैसी बस्तियाँ बसी हैं। तो स्वाभाविक तौर पर हमेशा सबकी जान खतरे में रहती है। सघन बस्ती है, कई ढेर सारी अवैध बस्तियाँ हैं, और इस तरह की जब आपदाएं होती हैं तब वहाँ तक अगर पहुँचना भी चाहे बचाव दल, तो वहाँ पहुँचना भी मुश्किल हो जाता है। रही बात जब अलर्ट जारी की जाती है तो उसकी व्यवस्था एक बनी हुई है आपदा प्रबंधन की, लेकिन वो सब फेल हो जाता है। जैसे कि कुछ मंत्री जी ने कहा कि जब 198 mm की ज़्यादा बरसात 4 घंटे में हो जाए, तो इतनी बरसात को पानी के व्यवस्थापन कर पाना बहुत बड़े शहरों का या विश्व में भी कोई ऐसे शहर नहीं जो कर नहीं पाए। और आज जो बारिश हुई थी वो 200-250 से 300 mm हुई थी, ऐसा बताया गया था। तो इतने कम समय में अगर इतनी बारिश होगी और फिर हाई टाइड का अगर खतरा होगा तो ज़रूर स्थिति बिगड़ जाती है। और हम या सभी मुंबईकर इसी तरह रहने के लिए बाध्य हैं यहाँ पर, और इसी तरह रहते हैं। नतीजा हर जब बारिश तेज़ होती है तो कोई न कोई हादसा होता है, घर गिरते हैं, मकान गिरते हैं और लोगों की जान जाती है। और इस तरह से एजेंसियां आती हैं, काम करती हैं, रेस्क्यू करती रहती हैं, लेकिन शायद ही जब एक बार पानी में जब मकान ढह जाएगा, सब लोग रह जाएंगे, तो जिंदा निकाल पाना कितना मुश्किल आप समझ सकते हैं। तो कुछ इसी तरह हालत यहाँ पर आम मुंबईकर का है कि हमेशा वो जान हथेली पर रहकर ही चलता है। पहले चाहे जब सामान्य मुंबई थी तब भी लोकल से सफ़र करना हो या सड़कों से सफ़र करना हो तब भी लटक कर करना होता था, और अब असामान्य स्थिति में पानी के बीच भी यही हालत बना हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील ये जानकारी देने के लिए। इन रिपोर्ट से आपको संख्या बहुत बड़ी नहीं मिलेगी, 3 मर गए, जान माल जिंदगी की नुकसान की संख्या छोटी होगी। तो इस तरह से आप देखिए कि कतरे कतरे में आपदा जो है वो मुंबई को कुतर रही है, 2-4 लोगों की जानें ले रही है, कुछ संपत्तियों को अपने चपेट में ले रही है, और हम इसे सामान्य समझकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मुंबई को वक्त है कि वो सोचे एक बार समग्रता से कि क्या करना है, या ऐसे ही टुकड़े टुकड़े आपदा का शिकार होना है, या इसका कोई समाधान हो सकता है। क्या आपको पता है कि बहराइच अयोध्या से 100 किलोमीटर की दूरी पर है और उसके कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। यही नहीं, यूपी में 12 जिलों के करीब 300 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। रविश की ये रिपोर्ट देखिए। कच्चे घर गिर चुके हैं, गांव में घुटने तक पानी भर गया है, लोग गांव छोड़कर दूसरी जगह पनाह ले रहे हैं। नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से घाघरा नदी उफान पर है। बाढ़ का पानी टेपरा, नगरा जैसे दर्जनों गांव को निकलने के बाद बौंडी गांव को तेजी से अपने आगोश में खींच रहा है। सर, अनाज घर का जो है मतलब जो है सब सारा पानी में बूढ़ गया है। अब यहाँ कोई व्यवस्था मिल नहीं पा रही है। इसलिए जो है ग्रामीणों को बहुत बड़ी दिक्कत है, महान दिक्कत है सर। बौंडी गांव के इस मजरे में रहने वाले गिरधारी के पेट और हाथ दोनों खाली हैं। लॉकडाउन में पहले बेटी की मजदूरी चली गई, अब बाढ़ से इनकी 6 बीघे की फसल बर्बाद हुई और सोमवार को जवान लड़के की डूबने से मौत हो गई। हमारे घर में 3 बच्चे, 2 पतोह, 2 पोता, तो अब इनका कैसा सब चली है आगे जिंदगी? वो पटेही वाला जान सकता है सर, इसके बारे में क्या बताएं। हम लोग गरीब आदमी हैं, क्या इनके बारे में सोचा जाएगा? वही सोचेगा जिसने पैदा किया है मेरे गरीब घर में। घाघरा नदी की बाढ़ ने हजारों लोगों को शरणार्थी बनाकर सड़कों पर ला खड़ा किया है। राम प्रताप दूर दूर तक भरे पानी में अपने खेत और घर को खोज रहे हैं।
60 बीघे में लगी धान और परवल की फसल अब कटान की वजह से घाघरा नदी में समा चुकी है। मैंने 20 बीघा बस पड़ी हुई मिट्टी पड़ गई के ऊपर धान लगा रहा है, मिट्टी पाट दी से, और 20 बीघा से ज्यादा तो वह काट दी नदी। अच्छा, पूरी नदी में चली गई जमीन, काट ली इस समय। अच्छा, अभी का जो बाढ़ आई है उमा आपका कितना नुकसान हुआ? बहन वाले बाढ़ में ज्यादा नुकसान हुआ है, पहले वाले बाढ़ में कम नुकसान भर रहा है, अब से वाले बाढ़ में तो नदी जमीनें काट ली, फसल तो छोड़ दो। तमाम सारे लोग जो है वो बेघर हो गए हैं, उनके घर गिर गए हैं और उन्होंने सड़कों पर पनाह ले रखी है। और ये केवल इस साल की बात नहीं है, इस इलाके में हर साल बाढ़ आती है, हजारों लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन हर साल बस वही है कि उनको राशन की एक छोटी मदद करके और फिर अखबारों में नाम छपवा के और फिर उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन प्रशासन को ज्यादा चिंता बाढ़ से बर्बाद हो चुके लोगों की कम और हवाई सर्वे पर आ रहे मुख्यमंत्री के दौरे की ज्यादा है। मुख्यमंत्री के आने की खबर मिलते ही रातों रात खराब सड़कों की मरम्मत कर दी गई और हेलीपैड बनाना भी शुरू हो गया। नजदीकी के सरकारी स्कूल के रंगरोगन का काम भी जोरों पर चल रहा है, लेकिन अचानक बाढ़ का हवाई दौरा रद्द हो गया। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम प्रस्तावित था, मिनट्स नहीं आए थे, उसकी तैयारी में यहाँ एरिया में जहाँ हम लोग इस वक्त खड़े हैं यहाँ उनको उतरना था, उनका हेलीकॉप्टर, यहाँ के बाद वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करना था उनको, और आकस्मिक निरीक्षण भी करना था उनको। जैसे अस्पताल या कहीं भी जा सकते थे, उसके लिए प्रशासन पिछले 1 हफ्ते से लगातार जद्दोजहद कर रहा था, भाग दौड़ कर रहा था। डीएम भी परेशान थे, पूरा सरकारी अमला जिस तरह मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में होता है उस तरह परेशान था। लेकिन परसों ही शाम को गालिबन चूँकि उनकी एक कबीना मंत्री की मौत हो गई, उसकी वजह से ये कार्यक्रम जो है वो निरस्त हो गया और ये सारी की सारी तैयारियां रखी रह गईं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, अयोध्या, कुशीनगर, गोरखपुर, बहराइच, आजमगढ़ समेत दर्जनों जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रशासन का दावा है कि 5 किलो पशु चारा से लेकर इंसानों को राहत किट तक बांटी जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से कोसों दूर नजर आती है। बहराइच से सलीम सिद्दीकी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दिए हैं उस हिसाब से आप भी हमें स्टेट गाइडलाइंस दीजिए और हम जिम को चालू करेंगे। और हमें जो कोई इकोनॉमिकल पैकेज है रेंट से रिलेटेड या मेंटेनेंस से रिलेटेड, तो उसमें कोई तो जिम वालों को हेल्प होनी चाहिए। हमारा जो एक्सपेंसेस है मंथली, उसमें से 60% जो है मेन पोर्शन है, उसमें 60% रेंट आता है। और अभी 6 महीने हुए हमारा जो रेंट बाकी है, और जो ओनर्स है हमारे, वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि हमें रेंट अभी 6 महीने हुए, काफ़ी दिन हुए, अभी हमें रेंट का दे दो, लेकिन गवर्नमेंट हमें जिम ही खोलने नहीं दे रही है। आज मोदी सरकार ने जो किसानों के खिलाफ एक ऑर्डिनेंस पास किया था, उसके विरोध में आज युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरी है, क्योंकि देश का किसान इतना इन्होंने बेतहाशा कर दिया, इतनी हर चीज में वृद्धि कर रहे हैं, उनको किसी तरह से जीने का रास्ता ही नहीं है दे रही सरकार। ये इस ऑर्डिनेंस ने किसानों की मौत के वारंट निकाल दिए हैं। पंजाब में किसान केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ बहुत दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, ये यूथ कांग्रेस के। लेकिन पंजाब में जहरीली शराब पीने से 100 लोगों की मौत हुई है, उनके खिलाफ भी यूथ कांग्रेस को प्रदर्शन करना चाहिए। अब चलते हैं अयोध्या, जहां हमारे साथ सौरभ जुड़ रहे हैं। सौरभ, हम आपसे जानना चाहते हैं
कि जो मंदिर की जो तस्वीर जारी की गई है उसकी कलाकृति की क्या शैली है, बजट कितना है, क्या उसके बारे में विस्तार से बताया गया है, और दूसरा ये कि 4 शंकराचार्य होते हैं, क्या वे लोग भी आ रहे हैं, शंकराचार्यों को लेकर किस तरह की खबर है, बाकी जो तैयारी से जुड़ी खबरें वहाँ पर आप देख रहे हैं वो क्या हैं सौरभ? देखिए रवि जी, सबसे पहले तो तैयारियों की बात करें तो अयोध्या सील कर दी गई है। सिर्फ वही लोग यहाँ पर हैं जो कि यहाँ के रहने वाले हैं, और या फिर मीडिया वाले, और या वो लोग 190 लगभग गेस्ट लिस्ट है 190 लोगों को जिनको आमंत्रण पत्र दिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहाँ पर मौजूद रहने वाली हैं जी। इसके अलावा जब आपने मंदिर शैली की बात की, मंदिर की तस्वीरें जारी की गई हैं रवीश, ये तस्वीरें जो हैं ये नागर शैली, ये मंदिर जो शैली है उसकी नागर शैली का ये मंदिर है। और ये जो इसकी तस्वीर है आप देखें, सोमनाथ मंदिर देखें अगर गुजरात का जो कि शिव जी का मंदिर है, ये मंदिर वैसा ही दिखाई देता है। इसका जो नक्शा है रवीश जी वो 1989 में पास किया था, बनाया था विश्व हिंदू परिषद ने। उस समय सोमपुरा नाम के एक शख्स थे, आर्किटेक्ट, उन्होंने ये नक्शा बनाया था। अब उनके बेटे निखिल सोमपुरा इसको पूरा कर रहे हैं, और 160 से ज़्यादा फीट का ये मंदिर होगा। पहले इसमें 2 गुंबज थे, लेकिन अब इसमें 4-5 गुंबज कर दिए गए हैं, बिना जो मूल स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस करे बिना। तो इसकी तस्वीर जारी की है, और प्रधानमंत्री मोदी भी रवीश सर कल जब वो आएंगे तो एक डाक टिकट इस तस्वीर का जारी करेंगे, समर्पित करेंगे। 5 रुपए का डाक टिकट है जो यूपी सरकार की तरफ से जारी किया जा रहा है। तो ये तो रही मंदिर की बात। और इसके अलावा यहाँ पर जो गेस्ट लिस्ट है, देखिए शंकराचार्य को उनसे फ़ोन पर बात की गई है, जो हमारे जानकारी के मुताबिक शायद 2 शंकराचार्यों को बुलाया गया है, क्योंकि कल खुद चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको हम नहीं बुला रहे हैं। फ़ोन पर बात कर ली गई है उनसे। उन्होंने खुद कहा कि हमने आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी से भी बात की फ़ोन पर, और आयु के चलते उन्होंने आने से मैं असमर्थता जताई, तो हमने उनको निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा है। अब नंबर 2 सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर रवीश जी, जब कल प्रधानमंत्री मोदी यहाँ 11:30 बजे पहुँचेंगे तो हमें यहाँ पर केंद्रित कर दिया जाएगा। ये सरयू नदी पीछे है, और बस बाएं हाथ पर राम की पैड़ी है। मीडिया को यहाँ रोका जाएगा, और यहाँ पर मीडिया से लगभग 2000 से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर। यहाँ के अगर प्रशासन की माने तो इसीलिए ये लोग पहले पास जारी कर रहे थे, लेकिन इतने ज़्यादा मीडिया कर्मी आ गए कि उन्होंने पास देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप अपना ID कार्ड दिखाइए और आप अंदर आ जाइए, लेकिन आपको जहाँ पर आयोजन स्थल है वहाँ फटकने नहीं दिया जाएगा। वहाँ सिर्फ DD और ANI को लाइव फीड देने की इजाज़त दी गई है। तो तैयारियाँ कर ली गई हैं रवीश जी। कल 11:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे, पहले वो हनुमानगढ़ी जाएंगे। जी रवीश जी, हटा लीजिएगा जिस किसी के जूते चप्पल हो पीछे की तरफ। जी बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, ये जानकारी देने के लिए। मंदिर की शैली से लेकर तैयारी तक, तैयारी में इतनी डिटेल है कि कहीं बंदर ना आ जाए अयोध्या में जो हैं, उन्हें भी कहीं दूर चना और कुछ अनाज फल वगैरह देकर उलझा कर रखने का प्रयास किया गया है। तो इस तरह के बारीक डिटेल की तैयारियाँ इससे संबंधित हैं। जो अनगिनत तैयारियों का आयोजन है होने जा रहा है कल। अब हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर करेंगे देश की बात। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। गाजियाबाद के लोनी में 10 साल की एक बच्ची की संदिग्ध हालात में मौत हुई है। पुलिस कहती है कि 10 साल की बच्ची ने खुदकुशी की है। परिवार के लोग कहते हैं वो इतनी छोटी है कि उस ऊंचाई तक पहुंच नहीं सकती, खुद को बांध नहीं सकती, उसकी हत्या की गई है। मुकेश सिंह सेंगर की ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद का ये परिवार गहरे सदमे में है। बकरीद के दिन उनकी सबसे बड़ी 10 साल की बेटी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पिता के मुताबिक बकरीद को वो अपनी सबसे बड़ी और उससे छोटी 6 साल की बेटी को घर पर छोड़कर अपनी बहन के यहाँ गए और पड़ोसियों से बच्चियों की देखभाल करने के लिए कह गए। लेकिन 20 मिनट बाद ही उनके पड़ोसी का फोन आया कि उनकी बड़ी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। ऊपर 3 ने मारा मेरी बच्ची को। ऊपर 3 रहते हैं किराएदार, उनसे मेरा कई बार झगड़ा हो चुका। उन्होंने मुझे पहले भी जान से मारने की धमकी दी थी। मैंने
किराएदारों में होती रहती है थोड़ी बहुत, पर ऐसे थोड़ी ना होता है कोई हमें जान से मार देगा। अच्छा। मैंने इतना उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। अच्छा। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, मुझे भी पता मेरी बच्ची से ऐसी रंजिश निकालेंगे। बच्ची जिस सीलिंग फैन के हुक से लटकी मिली वो करीब 10 फीट ऊंचा है। सवाल ये है कि बच्ची इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंची। मृतक बच्ची की 6 साल की छोटी बहन जो उस समय घर पर थी वो भी कहती है कि उसकी बहन को ऊपर मारा गया, फिर कंधे में रखकर नीचे लाए और पंखे से लटका दिया। ऊपर से मार के ऊपर चल गए। इस मामले में गाजियाबाद पुलिस के अधिकारियों ने कैमरे पर तो बात नहीं की, लेकिन इतना जरूर कहा कि अब तक की जांच में मामला खुदकुशी का है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची की मौत की वजह हैंगिंग यानी लटकना है। वहीं बच्ची के स्वैब और विसरा को आगे की जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि बच्ची का पिता बकरीद के दिन उसे अपनी बहन के यहाँ नहीं ले गया, इसलिए नाराज बच्ची ने फ्रिज पर चढ़कर सीलिंग फैन के हुक से लटककर फांसी लगा ली। जबकि पिता कहते हैं कि वो बच्ची को एकदम खुश छोड़कर गए थे। पुलिस का कहना है कि जिन पर हत्या के आरोप लगाए जा रहे हैं उनसे भी पूछताछ जारी है। आगे कुछ संदिग्ध मिला तो कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद से कैमरामैन आजम सिद्दीकी के साथ मुकेश सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। हम श्रीनगर चलना चाहते हैं नज़ीर मसूदी के पास के कश्मीर में। 5 तारीख को तो वैसा वक्त मिलेगा नहीं, पर नज़ीर अगर आप मेरी बात सुन सक रहे हैं तो हमें बताइए कि 5 अगस्त 2019 को और 4 अगस्त 2020 के बीच और इन दोनों तारीखों के बीच क्या बदलाव आ गए। बदलाव अगर मैं देखूं तो जब पिछले साल आज ही के दिन इसी टाइम हम तैयारियां कर रहे थे कि कल क्या होगा, रात कैसे बीतेगी, रात को शायद ही कोई सोया होगा। पूरे दिन फौज और सिक्योरिटी की तैनाती होती थी, बैरिकेड्स लगे होते थे, कई एक कंटीजेंट से ऑर्डर्स निकाले गए थे। रात को इंटरनेट को पूरी तरह बंद कर दिया गया, हत्ता कि लैंडलाइन तक को भी बंद किया गया। इंटरनेट और मोबाइल फोन की बात ही नहीं, किसी को मालूम नहीं था क्या होने वाला है। शायद कुछ लोग कहते 335A को हटाया जाएगा, लेकिन कल सुबह जब हुई तो पता चला स्टेट की तस्वीर ही बदल गई और तकदीर भी बदल गई। न स्टेट रहा, न इसका कॉन्स्टिट्यूशन रहा, न 370 रहा। स्टेट अब यूनियन टेरिटरी बनी। अब 1 साल हुआ, 1 साल के बाद कुछ खोने का किसी को डर नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ में रहा नहीं खोने के लिए। एक तो वो बात है। दूसरी बात ये है कि आज के दिन जब लोग अमन तो रहे पूरे 1 साल, तो आज भी सरकार को इतना डर है कि उन्होंने कर्फ्यू लगाया है। रात को ही आज सवेरे पूरे शहर में यहाँ पुलिस की गाड़ियां लाउड स्पीकर लगा के चल रही थी कि कर्फ्यू हो रहा है, कोई बाहर नहीं निकले। हर जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं। एक अच्छी बात है कि इंटरनेट को बंद नहीं किया गया, जो भी 2G है उसको बंद नहीं किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कर्फ्यू लगाएगा और सख्त कर्फ्यू लगाया गया, जैसे कि लॉकडाउन के जो कोविड लॉकडाउन था वो कम नहीं था। जब हमने कुछ दिनों से देखा बाकी सख्त लॉकडाउन है, लेकिन कर्फ्यू का ऐलान किया गया, तो उससे लग रहा है कि सरकार को भी पता है कि शायद लोग कितने खुश हैं। 1 साल में कितनी प्रगति हुई, कितनी तरक्की हुई, कितने लोगों को जॉब मिला। कई लोग कह रहे थे शायद चलो अच्छा चेहरा ही देखे यूनियन टेरिटरी का, कुछ का ये मानना था। लेकिन जब कहा था शिनाख्त तो ली गई, तो अब देखें कि कुछ क्या मिलेगा इससे। तो एक आध शख्स को भी नौकरी नहीं दी गई। 50,000 नौकरियों का वादा किया गया था उस वक्त की गवर्नर ने, 3 महीनों में कहा था इनको पूरा किया जाएगा। कहा इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, पीस आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज श्रीनगर लाल चौक में जो हमने दिखा है कि किस तरह वहाँ
पूरे बैरिकेड्स हैं, सिक्योरिटी लगी है, तो अगर वो है पीस की कोई छवि, पीस की कोई निशानी, तो शायद उस पे कोई सेलिब्रेट कर रहा है। बीजेपी ने कहा कि ये गुलामी की जंजीरों से आज़ादी का दिन है, इसलिए कल वो सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन पैंथर्स पार्टी का कहना है कि भाई जो जम्मू की पार्टी है उसने कहा कि भाई नहीं जी, किसी को डिमोट करे फिर कहे कि सेलिब्रेट करें, तो इससे बात के बेइज्जती की कोई बात नहीं है। रवि जी जी बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर, संक्षेप में ही जानकारी देने के लिए। लेकिन एक तस्वीर तो मिलती ही है। कश्मीर से लगातार नौजवान मैसेज करते हैं कि इंटरनेट की स्पीड बढ़ाई जानी चाहिए, उनकी पढ़ाई में बहुत नुकसान हो रहा है, वो बाहर फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, और उस तरह से जैसे बाकी देश के लोग बच्चे जो हैं लॉकडाउन के समय ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, वो 5 अगस्त से लॉकडाउन की स्थिति में है, लेकिन उनकी पढ़ाई कहीं ज़्यादा प्रभावित हुई है। तो उम्मीद है सरकार इस पर ध्यान देगी। आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7। नमस्कार।